बच्चों हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर कोई सब्सटेंस है तो उसके साथ दूसरा जो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा। यदि हमारे पास 10 ग्राम बेस है, हमको नहीं मालूम कौन सा बेस है, पर 10 ग्राम बेस है, उसके साथ रिएक्ट करने के लिए हम 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड पूरा मिलाते हैं, तब जाके वो पूरा रिएक्ट करता है। मतलब 10 ग्राम बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड हमको लग रहा है। इसका दूसरा मतलब ये होगा कि वो बेस भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट है। मतलब जो दो चीज अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, वही चीज है। तो यदि मान लीजिए बेस का वेट हो गया और ये बेस का इक्विवेलेंट वेट हो गया, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है। तो ये बेस का ग्राम इक्विवेलेंट हो गया और ये एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट। हमको बेस का वेट मालूम है और एसिड की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मालूम है। चूंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों पूरा एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लिए हैं और कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको एसिड का वेट मालूम था, एसिड का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मालूम था और बेस का वेट मालूम था, तो ऐसा कर लिए। ये भी हो सकता है कि आपको एसिड का वेट और इक्विवेलेंट वेट मालूम हो और बेस की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मालूम। तो ये तो इसमें क्या होगा कि 1 2 3 4 चीजें, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम, एक की नॉर्मेलिटी, एक का वॉल्यूम, एक का वेट, एक का इक्विवेलेंट वेट, 4 चीजें। 4 में से कोई भी एक अननोन रहेगा, वो आपको निकालना रहेगा। तो वहां पर ये चीज काम आ जाता है। कुछ केसेस आ जाते हैं कि आपको मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है और इस लॉजिक से आप क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, फिर आपको बेसिसिटी बता दिया जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास में बेसिसिटी का या एसिडिटी का जो भी जेड है उसको इनटू करोगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा। क्या और जब आपको आएगा तो वहां समझ में आ जाएगा। ये जो चीज क्लियर है, तो आप इससे क्या करेंगे? इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट मास में जेड का इंटू करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा। क्यों? मोलर मास बाई जेड करने से इक्विवेलेंट मास नहीं आता है, तो इक्विवेलेंट मास में जेड का इंटू करेंगे तो मोलर मास नहीं आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में ये डेटा दे देता है और मोलर मास पूछ लेता है, तो आप इन डेटा के बेस पर इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए और इक्विवेलेंट मास में जेड का इंटू कीजिए तो मोलर मास आ जाएगा। ठीक बात। अभी यहां जो कंडीशन दिया था कि यदि दो चीज रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में और रिएक्टिंग जो स्पीसीज है वो एसिडिक हो, बेसिक हो, तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ये फार्मूला है। पर यदि आपको सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम है तो इसी केस में फार्मूला बदल जाएगा। जैसे ये एक केस हो गया, ये एक केस हो गया, इस केस में तो 0 ही आएगा, ये तो छोड़ दीजिए। पर इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे ये वाला रियल केस में, तो अगर मोलैरिटी मालूम रहता नॉर्मेलिटी की जगह तो हम लोग क्या निकालते हैं? अगर हमको मोलैरिटी मालूम है तो ये यहां Na डिवाइड करना पड़ता है अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो। कारण ये है कि अगर मान लीजिए नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में अब n लिखते तो ये n का मतलब क्या है? बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल है। मान लीजिए H2SO4 की बात है, ये H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Na2SO4 हो जाएगा और 2H2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस Nb क्या हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ये क्या हो जाएगा? 1। पर ये मोलैरिटी के टर्म्स में है, तो Na और Nb का मतलब क्या है? एसिड का मोल बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से एसिड के जितने मोल है और Nb का मतलब है बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से बेस के जितने मोल है। तो ये मोल है, तो ये जरूरी नहीं कि ये जितना मोल एसिड यूज हो रहा है उतना ही मोल बेस यूज हो। पर अगर आप यहाँ नॉर्मेलिटी लिखते और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में n लिखते तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में मतलब इस फॉर्मूले में n लिखने का क्या मतलब होता? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। चूंकि ये मोलैरिटी है तो n का मीनिंग अपन ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल, पर अगर नॉर्मेलिटी रहता तो यहाँ रहता नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो दोनों का बराबर रिएक्ट करता है ना, तो अगर यहाँ 1 लगता तो यहाँ भी 1 लिखता, इसलिए यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के बताना ये चाह रहा हूं कि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में इस n की जरूरत नहीं है, क्योंकि n अलग अलग नहीं होगा नॉर्मेलिटी में, क्योंकि वहां पर n का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट होगा जो यूज हो रहा है, तो दोनों के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट यूज होंगे, इसलिए n की जरूरत इस फॉर्मूले में नहीं है। पर मोल जो रहते हैं ये बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो इसलिए इस फॉर्मूले में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मोलैरिटी के टर्म्स में फॉर्मूला ऐसा बनेगा और नॉर्मेलिटी के टर्म्स में फॉर्मूला ऐसा बनेगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला हो गया जो दोनों में अंतर है। दूसरी चीज, यदि हम दो चीजों को मिला रहे हैं और दोनों का नेचर सेम है तब रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? N1 N2। मान लीजिए दोनों एसिड या दोनों बेस है ऐसा, तो ये इसको अगर आप यूज करना चाह रहे हैं ये फॉर्मूला,
तो इनके लिए क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट शुड बी सेम, मतलब सॉल्यूट का नेचर सेम होगा तब आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, भले अलग अलग एसिड हो चलेगा। पर ये इसी केस में यदि आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करना है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला इस केस में ऐसा ही है, डिफरेंट नहीं है। पर इसमें अंतर क्या है, सॉल्यूट सेम होना चाहिए, सॉल्यूट शुड बी सेम। बोलने का मतलब ये है, यहां मान लीजिए एक सॉल्यूशन, एक एसिड HCl है, दूसरा एसिड H2SO4 है, दोनों का आपको नॉर्मेलिटी, इसका नॉर्मेलिटी वॉल्यूम मालूम है, इसका नॉर्मेलिटी वॉल्यूम मालूम है, दोनों को मिलाने से जो नया सॉल्यूशन बना उसकी नॉर्मेलिटी आप निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। पर ये फॉर्मूला इस केस में काम नहीं आ पाएगा, भले दोनों एसिड है पर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ये फॉर्मूला मोलैरिटी वाला फॉर्मूला तभी काम आता है जब पहला एसिड भी HCl और दूसरा भी HCl हो, या पहला भी H2SO4 और दूसरा भी H2SO4, मतलब सेम कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा तभी ये फॉर्मूला काम आएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखेंगे। यहाँ ये जो मैं आपको बता दिया इसमें अंतर क्या आ गया, इसमें ये फॉर्मूला नॉर्मल था पर इसी को मोलैरिटी के बेस में लिखे तो क्या आ गया, Na-NB डिवाइड हो गया। यहाँ क्या अंतर दिख रहा है आपको, यहाँ अंतर ये दिख रहा है कि ये दोनों का फॉर्मूला तो सेम लग रहा है भी सेम, पर यहाँ अंतर है कि सॉल्यूट का नेचर बस सेम होना चाहिए। नेचर सेम होना चाहिए मतलब या तो दोनों एसिड हो या तो दोनों बेस हो, पर अलग अलग एसिड हो अलग अलग बेस हो चलेगा। पर ये तभी यूज कर सकते हो आप जब सेम एसिड होगा या सेम बेस होगा, जो दो चीज को मिला रहे हो एक ही कंपाउंड का होगा, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको मोलैरिटी के बेस में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट संडे को आपको और चीजें बताऊंगा, जिसमें मैं मोलैरिटी के बेस में और कई चीजें आपको बताऊंगा, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा।